Welcome to Bhutiya Midnight. तो एक कल्पना करते आप हैं थार रेगिस्तान के बीचों बीच, सूरज बस डूब ही रहा है और हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है, एकदम सन्नाटा। बिल्कुल। और आपके सामने एक गांव है, वीरान, टूटे फूटे घर, धूल भरी गलियां और एक एहसास कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई आपको देख रहा है। हाँ, ये कुलधरा है, राजस्थान का वो गांव जिसे लोग भूता गांव कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां की खामोशी भी कहानियां सुनाती है। और आज हम इसी खामोशी के पीछे की आवाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं इसके लिए। हाँ, हमारे पास मिस्ट्री टूरिज्म पर एक काफी दिलचस्प शोध पत्र है, कुलधरा पर कुछ ऐतिहासिक लेख हैं और कुछ स्थानीय रिपोर्टें भी हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है किंवदंतियों को इतिहास से अलग करना और ये समझना कि आखिर ये उजड़ी हुई जगह लोगों को इतना आकर्षित क्यों करती है। और इन सब के केंद्र में एक ही सवाल है। एक ही सवाल। लगभग 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का पूरा समुदाय रातों रात कहाँ गायब हो गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, 13वीं सदी में, जब पालीवाल ब्राह्मण, जो मूल रूप से पाली के थे, यहाँ आकर बसे। और ये सिर्फ पुजारी नहीं थे। नहीं, ये बहुत ही बुद्धिमान और कह सकते हैं कि इनोवेटिव लोग थे। बिल्कुल। उनकी सरलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो उनकी खेती करने की तकनीक थी। हाँ, वो खादीन सिंचाई प्रणाली। वही, थार जैसे रेगिस्तान में जहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है, उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक अनोखा तरीका निकाला। और इसी वजह से कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव बहुत समृद्ध थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कहानी में एक विलेन की एंट्री नहीं हुई। जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। कहते हैं कि वो बहुत क्रूर और अय्याश था और एक दिन उसकी बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली। हाँ, उसने मुखिया को संदेश भिजवाया कि या तो अपनी बेटी को डोली में बिठाकर मेरे महल भेजो या फिर पूरे गांव के विनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये एक तरह से उनके सम्मान पर सीधा हमला था। एक तरफ एक शक्तिशाली दीवान की जिद और दूसरी तरफ पूरे समुदाय की इज्जत। और उन्होंने अपनी इज्जत को चुना। एक रात कुलधरा के चौपाल पर 84 गांव के मुखियाओं की एक पंचायत बैठी और फैसला लिया गया कि वो अपनी बेटी को उस जालिम के हवाले नहीं करेंगे, भले ही उन्हें अपनी सदियों पुरानी जमीन क्यों ना छोड़नी पड़े। और फिर जो हुआ वो आज तक एक रहस्य है। उस एक रात में 84 गांव के हजारों लोग अपने घरों पर ताला लगाकर, अपना सारा सामान छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। और जाते जाते वो एक श्राप छोड़ गए। हाँ, किंवदंती तो यही कहती है कि उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा और जो भी कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर एक रात में 84 गांव खाली हो जाएं, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये विश्वसनीय लगता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं से हमारी पड़ताल और गहरी होती है। अच्छा, ये जो किंवदंती है ना, यही मिस्ट्री टूरिज्म का आधार है। जैसा कि हमारे एक स्रोत उस शोध पत्र में बताया गया है। शोधकर्ताओं ने जब कुलधरा के करीब 25 स्थानीय लोगों से बात की तो पाया कि वो इन भूतों और अपसामान्य गतिविधियों की कहानियों पर बहुत दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो कुलधरा की अर्थव्यवस्था आज इतिहास पर नहीं बल्कि इसी कहानी पर चल रही है। बिल्कुल। लोग खंडहर देखने नहीं आते, वो एक श्राप को, एक रहस्य को महसूस करने आते हैं। ये भूत प्रेत की कहानियां ही यहाँ की असली पूंजी हैं। और शायद इसीलिए जब लोग यहाँ आते हैं तो वो कुछ अजीब महसूस करने का दावा भी करते हैं। हाँ, कई घटनाओं का जिक्र मिलता है। जैसे खाली गलियों में अचानक परछाइयों को चलते हुए देखना, कानों में फुसफुसाहटें सुनना, या ऐसा लगना जैसे कोई ठीक पीछे चल रहा हो। और उस शोध पत्र में स्थानीय लोगों के कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी दर्ज हैं जो काफी दिलचस्प हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे एक 62 साल के व्यक्ति ने बताया कि बचपन में उसने एक पेड़ पर भालू जैसा भूत देखा था। भालू जैसा भूत? हाँ, ये थोड़ा अजीब है ना? क्या इसका कोई स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भ है? स्रोत इस पर ज्यादा जानकारी तो नहीं देते। हो सकता है यह बचपन की कोई याद हो जो समय के साथ और भयावह हो गई। और एक 57 साल की महिला की कहानी भी थी। हाँ, कि उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बच्चे के रूप में रोते हुए भूत के बारे में बताया। और जो भी उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश करता
उसके साथ कुछ भयानक होता? सोचकर ही अजीब लगता है, कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए और उसके साथ ही कुछ डरावना हो जाए। एक और किस्सा था जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी दादी पर पूर्वजों की आत्मा आ जाती थी और लोग उन्हें देवी मानकर पूजने लगते थे। हाँ, तो ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और अब ये गांव एक तरह से पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं के लिए मक्का बन गया है। बिल्कुल। लेकिन ये सब सुनकर मेरे मन में एक शक भी आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना वीराना और सन्नाटा देखकर हमारा दिमाग ही हमसे खेलने लगता हो? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन मान्यताओं के पीछे मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू हैं। अच्छा? उस शोध पत्र में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। असामान्य अनुभवों की धारणा अक्सर अन्य असामान्य अनुभवों को जन्म देती है। मतलब अगर आप ये सोचकर जाएंगे कि वहाँ भूत है तो आपको भूत मिल ही जाएगा? एग्जैक्टली। आपके दिमाग के लिए किसी भी छोटी सी आहट या परछाई को भूत मान लेना बहुत आसान हो जाता है। और ऊपर से कुलधरा का माहौल ही ऐसा है, एकांत, वीरान, खामोश। हाँ, तो ऐसा माहौल हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को हाइपर सेंसिटिव बना देता है। हवा की सरसराहट भी फुसफुसाहट लगने लगती है। तो अगर सालिम सिंह और शाप की कहानी पूरी सच्चाई नहीं है तो फिर और क्या वजह हो सकती है? हाँ, और अब हमें किंवदंतियों से हटकर कुछ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है। सालिम सिंह की कहानी का एक दूसरा ज्यादा व्यावहारिक संस्करण भी है। वो क्या है? वो है अत्यधिक कर। मतलब उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर इतने भारी और अनुचित टैक्स लगा दिए थे कि उनका वहां रहना और खेती करना नामुमकिन हो गया था। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, उस समय के एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने अपने लेखों में सालिम सिंह को एक लालची राक्षस तक कहा था। अच्छा। उन्होंने लिखा था कि वो सिर्फ जब्ती और भारी करों के जरिए ही राजस्व इकट्ठा करता था। एक ब्रिटिश अधिकारी का उस समय ऐसा लिखना ये एक बड़ी बात थी। तो ये टैक्स वाली थ्योरी ज्यादा वजनदार लगती है। आर्थिक शोषण गांव खाली होने का एक बहुत मजबूत और तार्किक कारण लगता है। और मैंने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी सुना है, जैसे सूखा। सही कहा, सूखा एक और मजबूत सिद्धांत है। पालीवाल अपनी कृषि विशेषज्ञता के बावजूद काकनी नाम की एक बरसाती नदी पर निर्भर थे। तो ये संभव है कि लगातार कई साल तक मॉनसून कमजोर रहा हो, नदी सूख गई हो और उनके लिए खेती करना असंभव हो गया हो। और भूकंप वाला सिद्धांत कहते हैं कि घरों के गिरने का तरीका भूकंप की ओर इशारा करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताई है क्योंकि घरों की दीवारें एक खास कोण पर गिरी हुई हैं और ज्यादातर घरों की छतें गायब हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी खामी है। वो क्या? अगर इतना भयानक भूकंप आया होता तो कई लोग मारे भी जाते, पर आज तक की खुदाई में वहां एक भी मानव कंकाल या अवशेष नहीं मिला है। ये बात तो भूकंप के सिद्धांत को काफी कमजोर कर देती है। बहुत ज्यादा। तो फिर घर कैसे गिरे? शायद समय और उपेक्षा की वजह से। 200 साल तक वीरान पड़े रहने पर बिना रखरखाव के कच्चे घर मौसम की मार से खुद ब खुद ढह सकते हैं। इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुलधरा में एक भूपुरातात्विक जांच शुरू की। भूपुरातात्विक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे भूगोल और पुरातत्व दोनों को मिलाकर अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा। वे मिट्टी की परतें, पत्थर, पानी के पुराने रास्ते, इन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। वे लकड़ी, कोयला और मिट्टी के बर्तनों की रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि गांव ठीक कब और क्यों खाली हुआ था। बिल्कुल। शायद विज्ञान हमें भविष्य में कोई ठोस जवाब दे पाए। तो आज का कुलधरा कैसा है? अब तो ये एक संरक्षित स्मारक और पर्यटन स्थल है। हाँ, आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। वहाँ 400 से ज्यादा इमारतों के खंडर, एक पुनर्निर्मित मंदिर और पुरानी बावड़ियां हैं। और पर्यटकों के लिए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। हाँ, और यहाँ तक कि एजेंट विनोद जैसी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो इस पर्यटन से वहाँ के स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ा है? कुछ आर्थिक फायदे तो हुए ही होंगे। हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। गाइड, टैक्सी ड्राइवर, ऊंट की सवारी कराने वाले, इन सभी को रोजगार मिला है। और वो अपनी संस्कृति को लेकर भी खुश है। हाँ, उन्हें लगता है कि इससे उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इस विकास की एक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। वो क्या है? संरक्षण को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। 2017 की एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र शोध पत्र में भी है, जिसमें स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जीर्णोद्धार के नाम पर पुराने घरों के मूल ढांचों को अर्थ मूवर से हटाकर उनकी जगह नई इमारतें बनाई जा रही थी। क्या मतलब उसे एक आधुनिक फिल्म सेट जैसा रूप दिया जा रहा था? कुछ ऐसा ही। मतलब उस जगह की जो ऐतिहासिक आत्मा है उसे ही खत्म किया जा रहा था। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ,
मामला इतना गंभीर हो गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और वहां चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ी। तो ये विकास और विरासत के बीच का एक तनाव है। बिल्कुल, एक तरफ पर्यटन से आर्थिक लाभ है तो दूसरी तरफ उस जगह की कहानी और उसकी सच्चाई को बचाने की चुनौती। तो कुलधरा की कहानी कई परतों में लिपटी हुई है। एक गांव जो पालीवाल ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता से फला फूला आज एक खामोश खंडर है। क्या ये एक श्राप था, एक अत्याचारी शासक का लालच, या फिर रेगिस्तान की कठोरता का नतीजा? शायद जवाब इन सब में थोड़ा थोड़ा छिपा है और हवाओं में आज भी वो अनकही फुसफुसाहटें बाकी हैं। सही कहा। कुलधरा एक अनूठा मामला है जहां लोक कथा, अब सामान्य विश्वास, ऐतिहासिक जांच और आधुनिक पर्यटन सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। वैज्ञानिक अध्ययन शायद हमें कुछ ठोस जवाब दे दें, लेकिन इस जगह की असली ताकत और इसका चुंबकीय आकर्षण हमेशा इसकी रहस्यमयी किंवदंती में ही रहेगा। यही वो कहानी है जो लोगों को सदियों से अपनी ओर खींच रही है। बिल्कुल। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच एक सवाल है जिस पर हमारे स्रोतों ने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, और वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। कौन सा सवाल? शायद असली रहस्य ये है कि वे गए कहाँ। ये एक बहुत गहरा सवाल है। सोचिए, एक रात में 84 गांवों के हजारों लोग अपने मवेशियों समेत अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। वे बस गायब हो गए। इतिहास में इस बात का कोई पुख्ता सुराग नहीं है कि इतने बड़े, समृद्ध और संगठित समुदाय का आगे क्या हुआ। उन्होंने कहाँ जाके अपना नया जीवन शुरू किया? हाँ, क्या वे किसी और राज्य में बस गए या समय के साथ अलग अलग समुदायों में विलीन हो गए? तो असली रहस्य शायद ये नहीं है कि उन्होंने कुलधारा क्यों छोड़ा, बल्कि ये है कि वे गए कहाँ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है।